नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है और उसी को दृष्टि में रखते हुए हम आपकी हिंदी प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी का रोल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। और हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं जो 74 अंक के होते हैं और हमारा टारगेट है 37 में से 37 सही कराना। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास अब बातों करने का समय है नहीं। जब सिलेक्शन होगा तो हम सब लोग मिलकर जो है सिलेक्शन के बाद जो है क्या करेंगे बात है। और आपके इस प्रैक्टिस सेट में सेलेक्टेड पर्सन रखे गए हैं। कैसे रखे गए हैं? सेलेक्टेड पर्सन रखे गए हैं पूरी तरीके से। तो आप पूरी क्लास को देखकर जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको अपने फिर दोबारा ठीक किया करो और ये देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और किस पार्ट में आपकी कमी चल रही है। और जिस चैप्टर में आपकी कमी चल रही है उस चैप्टर को नोट्स से जाकर या अपनी किताब से जाकर उसको जो है पूरी तरीके से सही करिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का। अब देखिए, हमारा एक वो रहता है, मुहिम रहती है हमारी कि हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है बेटा, ये तो बात सही बात है बिल्कुल। हारा वही है जो लड़ा नहीं। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और वो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है व्यक्तिगत पत्र किनके माध्यम लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र किनके माध्यम से लिखे जाते हैं? तो आपका व्यवसायियों के माध्यम से, सरकारी अधिकारियों के माध्यम से, सगे संबंधी मित्रों के माध्यम से और पाठक संपादक के। तो व्यक्तिगत पत्र होते हैं जो होते हैं वह होते हैं जो अपने सगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं, वहाँ पर उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। ठीक है बेटा। व्यक्तिगत पत्र का जो तात्पर्य होता है वो उनसे होता है, जैसे कि हमारे ऐसे पत्र होते हैं जो व्यक्ति मामलों में संबंध के लिए पारिवारिक सदस्यों को, मित्रों को, परिजनों को लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्यक्तिगत। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया है सी। करेक्ट आंसर हो गया आपका विकल्प नंबर तीसरा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तुत किया था? ये हम कल भी बता चुके हैं आपको। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल जो है नाम किसने प्रचलन में किया था? ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। आदिकाल के लिए प्रचलन में जो है वीर गाथा काल जो है वो किसने कहा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसमें सही तरीके से बिल्कुल क्या है। तो राम कुमार वर्मा, महापंडित राहुल संकृत्यायन, आचार्य राम प्रसाद, आचार्य आपका रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें क्या है आपका? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। क्लियर आपका आंसर यहाँ से? ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने तो ये कहा था, क्या कहा था इन्होंने? आदिकाल कहा था। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा था। क्या कहा था? चारण काल कहा था। क्या कहा था भैया? चारण काल कहा था। राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा था? इसे संधि काल कहा था। संधि काल। क्या कहा था? सिद्ध महांत काल। सिद्ध महांत काल। सिद्ध महांत काल कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? इसे आदिकाल कहा था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा था, तो ये भी आपका पता होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल। राहुल संकृत्यायन ने क्या कहा था? सिद्धकाल। राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? चारणकाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या था? सी था। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो ऑप्शन है होठ, सूरज, पानी, सोना। हमेशा ऐसा प्रयोग करके चलिए कि होठ है। तो बताइए क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका आ जाएगा होठ। होठ फूल गए हैं, होठ फट गए हैं, तो बहुत सारे का प्रयोग हो रहा है। यहाँ से क्या होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, होठ का जब पुल्लिंग होता है, होठ शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमेशा जो है बहुवचन रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, जैसे अक्षत। अक्षत एक शब्द होता है, ये भी क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग रहता है, वो तो रहता है बहुवचन रहता है। ठीक है, अक्षत लिख लेंगे, बहुवचन रहता है हमेशा। एक दाम। दाम जो शब्द होता है ये भी क्या होता है? बहुवचन रहता है हमेशा। एक आंसू, ये बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। क्या आता है? आंसू। तो आंसू भी आप लिख लेंगे। दर्शन, दर्शन भी आप लिख लेंगे, बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, और एक आपका आता दर्शन हो गए हैं। प्राण, प्राण भी इम्पोर्टेंट है, प्राण आप लिख लेंगे, तो प्राण भी क्या है आपके? तो यह अक्षत, दाम, प्राण, आंसू, दर्शन। ठीक है भाई, हमेशा जो है वो क्या होंगे? आपके बहुवचन में प्रयोग होंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? यानी कि कंठ से बोला जाए और तालव्य से बोला जाए। कंठ से बोला जाए और तालव्य से बोला जाए, तो आपका यहाँ हो जाएगा ए। क्योंकि ए का जो मिश्रण होता है, ए जो बनता है वो किससे बनता है? ए जो मिलता है मिलकर बनता है वो किससे बनता है? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, कंठ से ए और आ, तो ये तो बनते हैं कंठ से। किससे होते हैं? कंठ से। लिख लो इसको अच्छे से। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको जगह खाली हो जाएगी यहाँ से।
देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देख लो, अगर ए और आ की बात करें तो ये दोनों किससे बोले जाते हैं? कंठ से। किससे बोले जाते हैं? कंठ से। ठीक है, कंठ से। ई और ई, बड़ी ई और छोटी ई किससे बोले जाते हैं? तालव्य से। तालव्य से, ठीक है। तो ए और ई मिलाकर बना क्या बना? ए। तो यहाँ से हो गया कंठ और तालव्य, तो क्या बन गया आपका? ए। तो यहाँ छोटा ए और बड़ा ए दोनों किससे होते हैं? कंठ तालव्य से होते हैं। ठीक है, ए और ओ और ये छोटा ओ, ठीक है, और बड़ा ओ। छोटा ओ और बड़ा ओ किससे होता है? कंठ ओष्ठीय से। किससे होता है? कंठ ओष्ठीय से। कंठ ओष्ठीय से, ठीक है बेटा, कंठ ओष्ठीय से बनता है। क्लियर? 5वां प्रश्न देखेंगे और 6ठा प्रश्न क्या है। दोनों वर्तनी वाले हैं, 5वां प्रश्न भी और 6ठा प्रश्न। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो पहला है समीक्षा, फिर है समीक्षा, समीक्षा और समीक्षा। तो दूसरे में समीक्षा। तो आपका क्या आंसर है? सबको आंसर मिल गया होगा और आपका आंसर है सी, समीक्षा होती है। 6 विकल्प जो है मोस्ट है, ये मोस्ट है। ये 6ठा क्वेश्चन जो है बहुत मोस्ट है भाई। सुश्रुआ, अशुश्रुआ और अशुश्रूषा और शुश्रूषा, बताइए कौन सा इसमें सही है? तो आपका शुद्ध जो है वो क्या है? शुद्ध क्या है आपका? तो शुद्ध आपका हो जाएगा ए विकल्प। आपका क्या हो जाएगा? बड़ा से छोटी की मात्रा, ऋषि वाला श, ठीक है, और से क्या हो जाएगा ये। 7वां प्रश्न क्या है? 7वां प्रश्न क्या है समझ लीजिए। 7वां प्रश्न क्या है भाई? 7वां प्रश्न है मात्राओं का संधि विच्छेद क्या है? मात्राओं का संधि विच्छेद क्या है? समझ गए नहीं? तो क्या होता? मात्र प्लस के ऋणाम, मात्र प्लस के ऋणाम, तो क्या हो जाएगा? मात्र प्रणाम हो जाएगा, मात्र प्रणाम हो जाएगा। तो 7वां हमारा जो आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? मात्र प्लस के ऋणाम। तो मात्र प्लस के ऋणाम यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और कौन सी संधि का है? ये कौन सी संधि का, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है प्रतिघात, प्रत्याघात का संधि रूप क्या होगा? प्रतिआघात का संधि रूप क्या होगा? तो प्रति प्लस के आघात, तो क्या हो जाएगा? प्रत्याघात। क्या हो जाएगा? प्रति प्लस के आघात, तो प्रत्याघात, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ए, ठीक है भाई। तो ये कौन सा संधि है? ये यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। क्यों यण संधि है? देखिए ई और आ से, ई और आ से मिलकर क्या बनता है? या। क्या बनता है? या बनता है। क्लियर? 9वां क्वेश्चन क्या है? धीरे धीरे का समास है। धीरे धीरे का समास क्या है? तो धीरे धीरे में आपको पता होना चाहिए अव्यय समास है। क्या है? अव्यय समास। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ क्या होते हैं? वहाँ पर जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर क्या होता है? आपका अव्यय समास होता है। या जहाँ पर अव्यय होता है, पहला पद अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, तो ये सब क्या हैं? आपके अव्यय समास है। क्लियर? पक्का? चलिए 10वां क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भैया। जिस समासिक पद में पहला पद संख्या को व्यक्त करता हो और बाद में विशेषण हो तो संख्यावाचक विशेषण उसे क्या कहते हैं? तो पता होगा आपको। तो इसका द्विगु समास। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, अव्यय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? सॉरी, पूर्व पद प्रधान होता है। अव्यय में पूर्व पद, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, बहुव्रीहि में तीसरा पद प्रधान, और अव्यय में जो होता है आपका, अव्यय में क्या होता है? आपका पूर्व पद प्रधान होता है। द्विगु में जो होता है, द्विगु में भी आपका पूर्व पद प्रधान होता, उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान किस में होता है? द्विगु में भी होता है, तत्पुरुष समास में होता है, कर्मधारय में। तो 3 में तो हो गया आपका पूर्व पद, उत्तर पद प्रधान, अव्यय में पूर्व पद, ठीक है। द्वंद्व में दोनों पद और बहुव्रीहि में कोई भी पद समास नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है अनु उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? अनु से तो विवाद तो होगा ही नहीं, अधिकारी भी नहीं होगा, अविकारी भी नहीं, तो क्या होगा? अनुवाद होगा, अनु प्लस के बाद होगा। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? तो एकथ, अभेद, अचूक, अनुज। तो अ अगर हटा दूंगा तो नुज कोई शब्द नहीं होता, अनु होता है। तो कौन सा है अलग है? अनुज। तो आपका 12 हो जाएगा, 12 का डी। 13 और 14 क्वेश्चन देख लेंगे। 13वां और 14वां क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द से प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में प्रत्यय है। तो एरा, रा, आ, इरा। जल्दी बताओ, मिल गया होगा आंसर तो? क्यों भाई? आंसर मिल गया होगा। लुटेरा, चितेरा, कमेरा, पथेरा, ठीक है, सब में क्या है? एरा प्रत्यय होता है। तो कौन सा होता है? एरा प्रत्यय होता है। आंसू शब्द का तत्सम क्या होगा? तो आंसू का क्या होगा? आश्रु होगा। क्या होगा? आंसू शब्द का
आश्रु होगा। क्या होगा भैया? आंसू शब्द का आश्रु होगा। ठीक है। अक्षी जो होता है वो आँख का होता है। किसका होता है? आँख का होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। और अक्षी होता है आँख का। और चक्षु जो होता है, चक्षु जो होता है वो किसका होता है? चख का होता है। चख का होता है चक्षु। और ये गलत है, ये तो गलत है। तो क्या होते हैं? आश्रु जो होता है वो आंसू का होता है। अक्षी जो होता है आँख का होता है। चक्षु जो होता है चख का होता है। 15 और 16वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसको भी। 15 शब्द में होठ का श्रेणी का शब्द क्या है? किस श्रेणी का शब्द है होठ? ठीक है। तो तत्सम का है। तत्सम तद्भव देशज या विदेशज? जल्दी बताओ क्या है आपका। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? होठ जो है आपका कैसा हो जाएगा? तद्भव श्रेणी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी? तद्भव। ठीक है। अगर हम इसका तत्सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? तत्सम ओष्ठ हो जाएगा। तत्सम क्या हो जाएगा? ओष्ठ। तो ये तो हो गया आपका तत्सम, और तद्भव क्या हो गया आपका? होठ। होठ जो होता है। जामुन शब्द का तत्सम क्या होगा? जामुन, जम्बू, जामुन, जम्बूण। तो क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। जम्बू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्बू। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बिल्कुल बिंदास तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक है। 17 और 18 प्रश्न देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न और 18 प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। जल्दी बताओ क्या है। तो इसमें आपका तद्भव शब्द जो है वो क्या है? पंख है। पृष्ठ जो होता है, पृष्ठ यानी कि पंख का जो तत्सम होता है, अगर हम बात करें तो पक्ष होता है। क्या होता है? पक्ष। इसका अगर पृष्ठ की तत्सम की बात शब्द है, क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम। पृष्ठ का तत्सम है। इसका क्या होता है? तद्भव पीठ। क्या होता है इसका? पीठ। लज्जा, लज्जा का क्या होता है? लाज। लज्जा का क्या होता है? लाज होता है। शिला, शिला का क्या होता है? शिडा। ठीक है। क्या होता है? शिडा। तो इसलिए हमारा क्या है? आपका पंख है। क्लियर। आगे है घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, द्रव्यवाचक वो होते हैं जो द्रव को बताते हैं, तो ये तो होगा नहीं। भाववाचक वो होते हैं जो फीलिंग को बताते हैं। ईमानदार, चोर, लुटेरा, ईमानदारी, इस तरीके से। जातिवाचक और गुणवाचक, गुणवाचक वो होते हैं सुंदर, अच्छा, काला, गोरा, ये वाले होते हैं गुणवाचक। जातिवाचक जो है जाति को बताते हैं। तो घरों की जाति होती है, पहाड़ की जाति होती है, नदी की जाति होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है भाई। 19वां और 20वां प्रश्न देखेंगे अभी क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है? तो अभी बताया था जिसे नापा तोला जा सके, तो वो क्या होगा आपका? दूध। तो 19 का क्या हो जाएगा आपका? दूध हो जाएगा। क्या क्या होते हैं इसमें आप लिख लोगे? दूध होता है, पानी होता है, दूध होता है, पानी होता है, लोहा होता है, लोहा होता है। ठीक है। सोना होता है, सोना होता है, चांदी होता है, चांदी होता है, तेल होता है। इस तरीके से सब इसमें आते हैं। 20वां प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? विशेषण संज्ञा से नहीं बना, आपको बताना है। हाँ, विशेषण संज्ञा से नहीं बना। तो सुंदर विशेषण है, तो किससे बना है? ये विशेष संज्ञा से नहीं बना है, विशेषण से बना है। ये किससे बना है? विशेषण से। ठीक है। सुंदर। 21वां प्रश्न क्या है बेटा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। सकर्मक मतलब सकर्म के, सकर्म के जिसमें कर्म हो। मैं चला नहीं होगा, वह नहाता नहीं होगा, लड़का सोता नहीं होगा, लड़की सिल रही है। तो संभावना हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? संभावना। कैसी हो रही है? संभावना। किसी चीज़ को तो सिल रही होगी, किसी चीज़ को सिल रही होगी, तो सिल रही होगी कपड़े को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्या सिल रही होगी? कपड़ा। तो किसी की ना किसी की संभावना। तो जहाँ पर संभावना होती है वो भी हमारा क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं क्या है। 22वां प्रश्न क्या है। रात भर, भर पूछा है, जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द। भर का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक अव्यय, विशेषण, समुच्चयबोधक अव्यय, भाववाचक। जल्दी बता दो क्या है यहाँ पर। करेक्ट आंसर इज द संबंधवाचक सूचक। तो क्या है? रात भर जागना। संबंध है भर, रात का, किससे? पूरी रात को कहता है। अरविंद शब्द का पर्यायवाचक क्या है? अरविंद शब्द का पर्यायवाचक क्या है? जल्दी बताओ। अरविंद शब्द का पर्यायवाचक क्या है? तो वो क्या है? कमल। तो कमल के कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। जलज होता है। क्या होता है? जलज। लिख लेंगे, जलज हो जाता है। ठीक है बेटा। जलज के बाद में आप इसको लिख सकते हो पंकज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? पंकज लिख सकते हो। पंकज लिखने के बाद में आप नीरज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? नीरज। नीरज लिख सकते हो। आपने अगर नीरज लिख लिया हो तो अम्बुज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? अम्बुज।
अम्बुज लिख सकते हो। अगर आपने अम्बुज लिख लिया हो तो सरोज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सरोज लिख सकते हो। क्लियर? तो आप लिख सकते हो जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, सरोज। ये किसके होते हैं? अरविंद के, यानी कि कमल के। ठीक है भाई, हाँ या ना? चलिए इसके बाद में करते हैं करेब, नलिनी, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं? करेब, नलिनी किसके होते हैं? कुमुदनी के होते हैं। किसके होते हैं? कुमुदनी के। ठीक है भाई, किसके होते हैं? कुमुदनी के। अरे बात समझ में? तो यहाँ से हो गया किसके? कुमुदनी के। अब बात आती है 25 और 26वां क्वेश्चन। अपसरण का विलोम क्या है? अप, तो जहाँ पर भी अप आ जाए, जहाँ पर भी अप आ जाए वहाँ पर अभी लगा दे करो। क्या लगा दे करो? अभी। ये है ट्रिक। जहाँ पर अप आ जाए वहाँ पर अभी लगा दो, और अभी कहाँ लगवा? अभिसरण। ये आपका आंसर है। ठीक है भैया। तिमिर का विलोम क्या है? तिमिर का विलोम क्या है? तो तिमिर का विलोम होता है आलोक। क्या होता है? आलोक, या इसी प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। आलोक को प्रकाश कहते हैं। ठीक है बेटा, मज़ा आ रहा ना? बहुत बढ़िया। 26% हो चुके हैं और अच्छे से आपने जवाब दिया है बिल्कुल। नीति का विलोम क्या है? नीति का विलोम क्या है? तो नीति का विलोम जल्दी बता देंगे क्या है। तो नीति का विलोम है अनीति। क्या नीति मतलब? जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ ए लगाते हैं। अनीति। कुनीति, सुनीति, ये परस्पर क्या होते हैं? विलोम है। कुनीति का जो होता है वो सुनीति होता है। ये दोनों आपस में विलोम है। जहाँ कु आता है वहाँ सु आता है। कुशासन, सुशासन ने लिखा होगा, देखा? तो जहाँ पर कु आता है वहाँ सु आता है। जहाँ अप आता है वहाँ अभी आता है। ठीक है, जहाँ पर अप आता है वहाँ पर अभी आता है। जहाँ पर कु आता है वहाँ पर सु आता है। जहाँ पर कुछ नहीं आता वहाँ ए आता है। समझ गए नहीं? तो ये थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर? 28, तैरती चलती है इसलिए नाव को क्या कहते हैं? इसलिए नाव को क्या कहते हैं? इसलिए नाव को तरणी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तरणी। आरी बात समझ में? तरणी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तरणी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का, अब डैश जैसे स्वयं में बड़ा काम है। तो किस चीज़ का काम है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या होता है? जल्दी बताओ, सम्मेलन का होता क्या है? सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन होता है। सम्मेलन का क्या होता है? आयोजन। ठीक है भाई, तो आयोजन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 30वां प्रश्न क्या है? जो प्राण से सिद्ध न हो सके, प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, सॉरी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए क्या होता है? उसके लिए होता है अप्रमेय। क्या होता है? अप्रमेय। अप्रमेय होता है। ठीक है भैया, अपरिमेय। जिसे माप कर घेरा जा सके, जिसे माप कर घेरा जा सके वो होता है अपरिमित। क्या होता है? अपरिमित। जिसके प्रमाण न हो वो होता है अप्रमाणित। जिसके प्रमाण न हो सके कहते हैं अप्रमाणित। ठीक है, तैरने की इच्छा, यहाँ क्वेश्चन अच्छा है। तैरने की इच्छा क्या होता है? तीतरीसा। क्या होता है? तीतरीसा। क्या होता है? तीतरीसा। ठीक है, 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 32वां क्वेश्चन? उसने तो मेरी आंखें खोल दी। मुहावरे का मतलब क्या है? आंखें खोल दी का मतलब है भ्रम को दूर करना। भ्रम को दूर करना। ठीक है भाई, भ्रम को दूर करना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए 33वां प्रश्न है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना का मतलब है स्वतंत्र होना, शत्रु होना, नाक की बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरियादिली होना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? अकारण प्रिय होना। कारण नहीं है मगर फिर भी प्रिय है। ठीक है, एक पंथ दो काज, मैं इसको बहुत प्रयोग करता हूँ। एक पंथ दो काज, जैसे कोई बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जीडी की तैयारी भी कर रहा हो तो उसका मतलब होता है एक पंथ दो काज। तो एक काज होना, लाभ ही लाभ होना, एक काम से चार लाभ होना, एक काम से दो लाभ होना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक काम से दो लाभ होना, यानी कि डी विकल्प। ठीक है, 35वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। ठीक है, मैंने लड़के को बुलाया, ये भी है। ये तो यही होगा फिर, कि आया है तो कौन सा होगा? इस मेले का उद्देश्य है कि जहाँ आता है वो क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है बेटा? ये मिश्र वाक्य। समझ गए? 36वां प्रश्न देखो क्या है? जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्यों का मेल संयोज्य अव्यय होता है उसे सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जहाँ साधारण भी मिल जाए और मिश्र भी मिल जाए। समझ गए नहीं? जहाँ पर साधारण मिल जाए और मिश्र मिल जाए उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, 37वां और अंतिम प्रश्न क्या है? 37वां और अंतिम प्रश्न क्या है? तुमको मुझे पढ़ाना है। तुमको मुझे पढ़ाना है, शुद्ध अशुद्ध अंक क्या है? तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंक क्या है?
तो यहाँ पर तुमको गलत है। क्या गलत है? तुमको। समझ गए नहीं? यहाँ पर होता आपको। क्या होता? आपको। क्या होता है यहाँ पर? आपको। तो दोस्तों इस तरीके से ये थे हमारे 37 क्वेश्चन, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और हम डेली आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। यहाँ से पूरी व्याकरण और जो आपकी साहित्य है उससे भी पूरे पर आपका ध्यान आकर्षित हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो सेशन में अगर मज़ा आया तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे यहाँ पर। और चाहें तो और भी सब्जेक्ट का यहाँ से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जीएस की बहुत सारी प्लेलिस्ट बना दी है हमने, मैथ की प्लेलिस्ट बना दी है इसमें। ठीक है, यहाँ तक कि रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी एक प्रैक्टिस के साथ। और ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट जो है डेली 7 बजे भी शाम को आता है। ठीक है दोस्तों, तो और 7 बजे भी आता है, प्लस जो है हम अभी भी 3 साढ़े 3 बजे जो है इस सेट को जो है कराते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।